आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता। और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदैत। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस सबा, आज का करंट अफेयर का टॉपिक। सर, आज का हमारा टॉपिक सितंबर की निस्बत से है 9/11। 9/11 क्यों हुआ था, उसके पीछे कौन सी वजूहात थी, ये किस तरह हुआ, या वाकई ही तालिबान के पास इतनी पावर थी कि उन्होंने अमेरिका को जो है नाको चने चबवा दी। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बल्कि इस सदी जी के सर। जो पहला क्वार्टर गुजरा है 25 साल, इस 25 साल में दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े वाक़े तो मैं मुझे सबसे बड़ा वाक़या 9/11 का वाक़या। 9/11 बिल्कुल में सर। क्या हुआ था? जी। 9/11 का वाक़या यानी कि 11 सितंबर सुबह के टाइम का ये वाक़या है। ये ट्विन टावर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। जी सर। ये और ये उस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से ये एक इमारत है। ये असल में एक ही इमारत है जिसके ये दो टावर हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इस टावर के इस हिस्से में आकर एक जहाज लगा। अमेरिकन का हम्म। ये ख्याल था कि जी शायद ये गलती से ऐसा हो गया है। ये 110 मंजिला बिल्डिंग है और ये काफी ऊपर वाले हिस्से में आकर ये जहाज आके टकराया। हम्म। ज़ाहिर है जहाज टकराया, उसमें मुसाफिर भी काफी थे और उसमें फ्यूल भी था। वो फ्यूल भी गिरा और यहाँ पर आग लग गई। उसके बाद हम्म। पूरा मीडिया यहाँ पर आ गया, पूरा मीडिया इसको देख रहा है। और दूसरा जो अटैक था वो मीडिया के सामने आया, जहाज आया और वो आकर आगे टकराया वो नीचे वाले हिस्से में। ये आपको नजर आ रहा है कि ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये दूसरी बिल्डिंग के थोड़े नीचे वाले हिस्से में आके टकराया। और यहाँ पर जी आपको बिल्कुल सर। आग काफी ज्यादा नजर आ रही है। जी बिल्कुल सर। हुआ ये था कि ये जो दूसरा जहाज आके टकराया था, ये तिरछा टकराया था और इसमें से अक्सर फ्यूल बाहर गिर गया। इस टावर को आकर ऑलरेडी जहाज टकरा चुका है हम्म। ये। और ये आकर दूसरा वो टकराया है जहाज जिसका फ्यूल बाहर गिरा है। ये मंजर। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा कि जी वो छोटे बच्चे ये मंजर ना देखें, या वो लोग जो कि मरीज हैं वो भी ये मंजर ना देखें। ये आपको मलबा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको फ्यूल बाहर गिरता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। ये जो मंजिल है ये 80+ मंजिल है, जबकि हम्म। ये जो जहाज आपको नजर आ रहा है तो नीचे है। ये जो ये जहाज आके टकराया ये 60 समथिंग मंजिल पे आके टकराया है। अब हैरानकुन बात यह है कि जब ये जहाज आके टकराया तो उस वक्त तक यहां पर आग नजर नहीं आ रही और धुआं नजर आ हम्म। रहा है। बिल्कुल। जबकि जो जहाज यहाँ आके टकराया है इसका फ्यूल बाहर गिर गया है। ये आपको नजर आ रहा है कि फ्यूल और आग बाहर नजर आ रही है, अंदर नहीं है। ठीक है। जी। और कमाल ये है कि दोनों में से कौन सा टावर पहले गिरा? ये वाला। और ये वाला टावर बाद में गिरा। हम्म। एक अगला क्वेश्चन जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलने लगा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी रिसर्चर ऑनलाइन जाए, चेक करे कि जहाज के फ्यूल से जो आग लगती है उसका टेम्परेचर क्या होता है। हम्म। और उसके बाद चेक करे कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो खड़ा था उसको पिघलाने के लिए आपको किस टेम्परेचर की जरूरत होती है। जहाज के फ्यूल से जब आप आग लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है और इस स्ट्रक्चर को पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो ज्यादा होता है। तो बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन तो आज भी बनता है कि जी कम टेम्परेचर ने ये स्ट्रक्चर कैसे पिघला दिया। हम्म। और फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि जी जो टावर जिसमें जहाज बाद में आगे लगा, जिसका फ्यूल भी बाहर गिरा,
वो टावर पहले हम्म। कैसे गिर गया और ये टावर बाद में कैसे गिरा। और हम्म। अगला क्वेश्चन इसमें बड़ा हैरानकुन ये है कि कमाल ये है कि ये टावर अपने पाँव में नीचे गिरा। ये देखें, ये लोग इर्द गिर्द खड़े हैं, अगर वो टावर थोड़ा सा भी इधर गिरता तो इनके ऊपर आके गिरता। या आप एक दफा फिर देखिएगा, ये देखें, फ्यूल नीचे गिर रहा है और मलबा भी नीचे डायरेक्टली गिर रहा है। 110 मंजिला बिल्डिंग अगर वो जरा सा भी एंगल टेढ़ा कर ले तो अपने इर्द गिर्द कई इमारतें गिरा सकती है, जबकि हमें यहाँ जी पर बिल्कुल। साथ कोई और इमारत गिरती हुई नजर नहीं आ रही। ये आपको तबाही के मनाजिर कुछ नजर आ रहे हैं, ये पेंटागन के हैं। और ये बहुत बड़ी इमारत है, ये बहुत बड़ी इमारत है, डिफेंस के तमाम ऑफिस उनके यहीं पर बैठते हैं, यहीं से वो ऑपरेट करते हैं। तो हम्म। दो जहाज वहां टकराए थे, एक जहाज यहाँ आके गिरा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उनकी हम्म। इकोनॉमी पे अटैक था, और यहाँ पर जो हमला था ये उनके डिफेंस पे अटैक। ये जी उनका अगर आखिरी जहाज, ये जहाज पेंसिल्वेनिया में इनको गिराया गया। सर कहते हैं इसका भी एक टारगेट था, बट इसके जो है वो कैप्टन ने इसको चेंज किया था। अमेरिकन ये क्लेम कर रहे हैं कि ये व्हाइट हाउस में गिरना है। अभी है कि जी तालिबान कनेक्शन टू अलकायदा, इस पूरे वाकया का जो कनेक्शन है ये तालिबान से जोड़ा जाता है। नहीं, तालिबान से नहीं है, ये डायरेक्ट अलकायदा का वाकया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ये स्टेटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया में मौजूद है कि जी कि या आप हमारे साथ हैं या आप टेररिस्ट, और अगर आप टेररिस्ट बिल्कुल। के साथी हैं तो फिर हम आपको पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से डिमांड की है कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, लेकिन जी बिल्कुल। मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को हवाले करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। हम्म। और रीजन क्या थी जी? अलकायदा को खत्म करना था और तालिबान गवर्नमेंट को रिमूव करना। दुनिया का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया, दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक वो हिस्सा जो कि टेररिस्ट के साथ है, एक वो हिस्सा जो कि टेररिस्ट के अगेंस्ट है। फॉरेनहाइट 9/11, ये 2004 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सेकंड इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त ये बुक मार्केट में आई थी और ये बहुत फेमस बुक हुई थी, बहुत फेमस बुक हुई थी। इस पे हम्म। डॉक्यूमेंट्री मूवी भी मौजूद है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन दिस टॉपिक इज तालिबान, द स्टोरी ऑफ द अफगान वॉरलॉर्ड्स। ये अहमद रशीद साहब की लिखी हुई किताब है। ये इतनी इंपॉर्टेंट किताब है कि यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज, इवन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में ये किताब बतौर सिलेबस की पढ़ाई जाती है। इस बुक में भी उसने डिटेल दी हुई है कि कंधार में जिस जगह हम्म। तालिबान का ऑफिस था, उसी जगह जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कंपनी का भी ऑफिस था, बिल्कुल। रम्सफील्ड की कंपनी का भी ऑफिस था। अच्छा, हम्म। अब रम्सफील्ड कौन है? ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फर्स्ट टेन्योर में ये साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। एक्चुअली अमेरिका में डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं। और जिस टीम ने 1995 96 में रिसर्च की थी कि मिडिल ईस्ट के हम्म। बाद सबसे ज्यादा ऑयल सेंट्रल एशिया में है, वो इन्हीं बिल्कुल। की टीम थी। और जी इससे बिल्कुल सर। अगली और हैरानकुन बात कि इस टीम के हेड का नाम क्या था? उस टीम के हेड का नाम हामिद कारजाई है। ये आपके सामने है, जो कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट ये साहब बने। बिल्कुल सर। ये सारे के सारे लोग कंधार सिटी में एक ही जगह पर इनका ऑफिस था और एक ही रोड पे इनका ऑफिस था। सर इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अहमद रशीद जो तालिबान के ऑथर हैं, सर उनकी हामिद करजई के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी, और उन्होंने ये रिसर्च का जो डाटा कलेक्शन है उनके घर में बैठ के किया था। तालिबान ने काबुल फतह करने से पहले इनका जो ऑफिस मेन हेडक्वार्टर था, ये मेन इनका जो सिटी था वो कंधार था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इस पे ये बातें की जाती हैं जी कि ये रियलिटी है, ये कंस्पायरेसी है। दो अलग अलग ग्रुप हैं और दोनों ही ग्रुप जो है वो अपने अपने नजरियात में दलाइल भी देते हैं। कुछ चीजें हमने अभी दिखाई कि जी वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब एक चीज और दिखाने लगे हैं। तो हम्म। 2004 में जो वहां पर इलेक्शन हुआ था, तो उसमें 47 स्टेट्स का जो रिजल्ट कैलकुलेट किया गया था, उसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पोजीशन तकरीबन बराबर थी। इसका रिजल्ट 19-20 के हम्म। फर्क के साथ आना था। तो तीन हम्म। रियासतें जो हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं था, अनडिक्लेयर। तो अल हम्म। जजीरा ने
एक वीडियो लॉन्च की उसामा बिन लादेन की, जिसमें उसामा बिन लादेन ने थ्रेटन किया कि अगर अमेरिकन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को दोबारा वोट दिया तो मैं 9/11 जैसे हमले दोबारा करूं। जिमी साहबा, इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी जो है ना अलकायदा की डिटेल बताएं कि अलकायदा ने ऐसा क्यों किया और अलकायदा इसमें इन्वॉल्व था। ये बताएं, फिर हम आगे इंशाल्लाह मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अलकायदा इसमें इन्वॉल्व था। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है, ये मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन के मुंह से डायरेक्टली नहीं निकली। अमेरिकन क्लेम करते रहे हैं और अमेरिकन की रिसर्च भी यही कहती रही है। सिवाय ये हम्म। कि 2004 में जॉर्ज बुश का जो सेकंड इलेक्शन था, उसमें उसामा बिन लादेन की एक वीडियो आई थी जो कि अल जजीरा टीवी ने लॉन्च की थी। वही डिटेल हमारे पास हम्म। मौजूद है और वही हम आगे बता रहे हैं। तो उस डिटेल के बिल्कुल। अंदर भी काफी फ्लॉज हैं। और अब रहेगी जी बात इस्लाम की, तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह के इवेंट करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि हम मुसलमानों के अंदर इस्लाम का जज्बा कितना कम करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, इसमें हमें सबसे ज्यादा नुकसान इस्लाम का हुआ क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से जो है बहुत चीजें फेस करनी पड़ी। और पाकिस्तान में सर हमें एक अशरा पूरे 10 साल सर हमें जो है वो दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। और इस सारी सिचुएशन में सर बेसिकली अमेरिका को मिला क्या है, या अलकायदा को इस सारे करने से, इस प्रोग्राम से मिला क्या था? अच्छा जी, अमेरिकन को क्या मिला? अमेरिकन को ये एक्सेस मिली है सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की। अमेरिकन जो है ना वो हम्म। सेंट्रल एशिया तक जाना चाहते थे। डोनाल्ड रम्सफील्ड की जो कंपनी थी उसने यही तो रिसर्च की थी कि मिडिल ईस्ट के बाद अब तेल ठीक है। कहाँ से मिलेगा, और वो ठीक होगा। सेंट्रल एशिया था। अब सेंट्रल एशिया बिल्कुल। तक जाने के जो रास्ते थे, एक था जी रशिया। अब रशिया की तरफ से हम्म। आए, मुमकिन नहीं था, रशिया ने तो गुजरने नहीं देना। दूसरा रास्ता था जी बिल्कुल। ईरान। अब तेहरान हम्म। के मॉस्को के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम्म। मॉस्को तो तेहरान को अकेला कभी नहीं छोड़ेगा कि जी यहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज गुजर के आए और सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। तो तीसरा रास्ता था वो था वाया पाकिस्तान, इस्लामाबाद और काबुल। और उस काबुल। जमाने में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में कुछ एक्सपर्ट्स ये बात क्लेम किया करते थे कि पाकिस्तान को डी तालिबानाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान ने तालिबानाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1997 में। इवन बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में जिसमें तालिबान बने, वो हम्म। भी हमने बेनजीर भुट्टो साहब के सेकंड टेन्योर में भी तालिबानाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की है। और नवाज शरीफ साहब के सेकंड टेन्योर में भी हमने तालिबानाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की है। जबकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को डी तालिबानाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सबसे आसान रास्ता जो था वो वाया पाकिस्तानी था। तो डेफिनेटली हम्म। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट चाहिए थी जो कि डायरेक्ट अमेरिका से डील करे। और हम्म। अफगानिस्तान में जो है एक ऐसी हुकूमत चाहिए थी जो कि अमेरिकन को सपोर्ट करे। वो हो गया। हम्म। जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें अमेरिका के जो इंसेंटिव्स थे जो उसने प्री प्लान किए थे उसको भी मिल गए, वो अफगानिस्तान में एंटर भी हो गया, निकल भी गया। लेकिन सर इसका जो खमियाजा है बीइंग अ पाकिस्तान हमें भुगतना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें तज्जिया करें, हमें बताएं कि इसमें पाकिस्तान की अपनी कोताही थी कि हम जानबूझकर उस आग में गए, या हमें जो है वो हमारे ऊपर लागू कर दी गई थी? देखें जी, परवेज मुशर्रफ साहब ने उस जमाने में कुछ मीटिंग्स की थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को पहले बुलाया, फिर उसके बाद सहाफ़ियों को बुलाया, फिर अखबार नवीसों को बुलाया। सबको जब फिर कई एक्सपर्ट्स को भी बुला कर ने मीटिंग्स की थी और कहा था कि अमेरिका की ये थ्रेट है, तो हमारे पास यस और नो के ऑप्शंस हैं। तो मैंने यस कहा है। तो अक्सर का ये हम्म। उस वक्त ये ख्याल था कि हमारे पास नो वाली ऑप्शन थी ही नहीं। हम नो हम्म। कह ही नहीं सकते थे, हम सिर्फ यस कह सकते थे। ठीक। लेकिन गलती ये हो गई कि यस के बाद हमने जिस तेजी से अमेरिकन को ये बातें मानी हैं। आप हम्म। सोशल मीडिया पे ये चीजें चेक कर लीजिएगा, ये रिपोर्ट्स चेक कर लीजिएगा कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को लिस्ट भेजी डिमांड्स की, हम्म। तो वो खुद कह रहे थे कि जी हमारे ख्याल के मुताबिक कुछ डिमांड पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा और कुछ पे डिनाई करेगा।
और वो कहते हैं कि हम हम्म। हैरान रह गए, पाकिस्तान ने सारी मानी। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे राज हैं जो कि आज भी पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं, जो कि हमें आज भी नहीं बताए गए। लेकिन सर अगर हम अपनी करंट सिचुएशन देखें और लास्ट 2 डेकेड्स देखें तो हम देखते हैं कि 9/11 की वजह से सबसे ज्यादा बीइंग अ पाकिस्तानी हम इफेक्टेड हुए हैं। इसमें कोई और इन शक नहीं। फ्यूचर अभी तक के हमारी हमारी इकोनॉमी सर जो है वो स्टेबल नहीं हो सकी। जी, इसमें भी कोई शक नहीं, आपने जो कुछ कहा इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ ठीक है। इस जंग के बाद नेटो फोर्सेस अपने अपने ठंडे मुल्कों में जाके बैठ गई। अमेरिका अपने ठंडे एग्जैक्टली। मुल्कों में जाके बैठ गया। मॉस्को ऑलरेडी अपने ठंडे मुल्क में, अपने ठंडे इलाकों में बैठा हुआ था। तो आग आग की हिद्दत जो है वो अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने तो बर्दाश्त की है। बिल्कुल सर। हमारा ही तो नुकसान हुआ है। और सर मुझे तो ये भी लगता है कि मे बी ये एक जस्ट मेरा एक हाइपोथेसिस है कि हम देखते हैं कि बेसिकली ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारी एक प्लानिंग थी, क्योंकि सर अफगानिस्तान से को अगर ये आए थे, ये ऑयल लेने के लिए आए थे, और अगर हम ये रमफील्ड की रिसर्च को 1995 में जो उनकी कंपनी ने किया, हम अगर इसको मान भी लें, तो सर फिर वो ऑयल लिए बगैर चले क्यों गए वापस? वो मायदा करके वापस क्यों चले गए? फिर अमेरिकन को कर सकता था, उसके पास ये पावर थी। इसमें से ऐसा है कि कुछ काम तो डेफिनेटली वो कर गए होंगे, जिसकी हम्म। डिटेल उन्होंने हमें नहीं दी है। और कुछ चीज़ें उन्होंने आगे पेंडिंग छोड़ दी होंगी। तो हालात हम्म। आज हम जो देख रहे हैं, अफगानिस्तान बहुत अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर रहा है, बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे बताएं, क्या गारंटी है कि 9/11 जैसा वाकया दोबारा इस तरह का नहीं होगा? खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाकया बीजिंग में हो जाए, चाइना के किसी और इलाके में हो जाए, शंघाई में हो जाए, और चाइना के और अफगानिस्तान के दरमियान में इख्लाफात बढ़ जाएं, तो ये रास्ता फिर साफ हो सकता है। या कुछ और काम हो जाए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हम्म। ये तो उनकी प्लानिंग तो बिल्कुल मुमकिन है कि उन्होंने ये चीज़ें ऑलरेडी छोड़ी हों कि जी हमने दोबारा यहाँ पर आना है, ये दोबारा हमें ये रास्ता चाहिए।